लास्ट कंटेंट हम लोग यहाँ पे छोड़ के ना। ये सर आप मेरे को तो नहीं दिख रहा है। लुई फिलिप राजा बन गया था कहाँ का? फ्रांस का। और वो भाग के कहाँ चला गया था? सॉरी, अभी भागा कहाँ है? अभी भागा कहाँ है? अभी तो भगाना है ना इसको। लुई फिलिप मतलब क्या हुआ था? राजा बन गया था। अभी हमने के विषय में नहीं, ठीक है। तो अब थोड़ा सा ध्यान देना कि जब लुई फिलिप राजा बना था कहाँ का? फ्रांस का। तो इसके शासन काल में यानी कि जब ये राजा बना तो इसके समय लोग यानी कि समाज दो भागों में बढ़ गया था। जैसे ऐसे समझो कि अगर हम राजा बने, हमसे पीछे जो राजा था उसके समय मान लो एक राज्य है या एक समाज है, और जैसे हम राजा बने तो समाज कितने भागों में बढ़ गया? दो भागों में बढ़ गया। ठीक है। चरवा आ रहा है कि चरवा बढ़ा रहा है? आपको 2 गो आ रहा है। देखो परछाई आ रहा है। दो को परछाई आ रहा है। तो एक बोलने से बोलने से। हां सर। भूत जैसा। तो जैसे लुई फिलिप राजा बना, समाज कितने भागों में बढ़ गया? दो भागों में। एक जमींदार एवं मजदूर लोग, अब एक फैक्ट्री का मालिक एवं मजदूर लोग। तो अब जैसे राजा बना, हालांकि ये लोगों के लिए अच्छा सोचता था, शुरू में अच्छा सोचता था, लेकिन बोला गया है ना कि जब पैसा आ जाता है तो क्या होता है? लालच आ ही जाता है। ऐसा 100% में 95% के साथ हुआ है। पैसा आने के बाद में लालच आ ही जाता है। 5% जो ऐसे लोग हैं जो पैसा आने के बाद भी वो साइलेंस रहते हैं, मतलब कि वो सही से रहते हैं, ढंग से रहते हैं, जैसे बिलियनियर मिलेनियर लोग, करोड़पति लोग। तो अब ये दो भागों में बढ़ गया। तो क्या हुआ कि जमींदार लोग मजदूर लोग पे शोषण करना शुरू कर दिया। शोषण। अब इधर फैक्ट्री के मालिक लोग मजदूर लोग पे शोषण करना शुरू कर दिया। शोषण का मतलब क्या होता है? जैसे ज्यादा टाइम तक काम करवाना, उसके अकॉर्डिंग रोजी नहीं देना, मतलब कि पैसा नहीं देना, दिन भर खटवाना, टाइम पे खाना नहीं देना, मतलब ऐसे बोल सकते हैं। तो जमींदार लोग इधर वाले मतलब समाज में जमींदार लोग मजदूर लोग पे अत्याचार करना शुरू कर दिया, शोषण करना शुरू कर दिया। अब इधर फैक्ट्री के मालिक लोग मजदूर लोग पे शोषण करना शुरू कर दिया। जाहिर सी बात है यार, इधर जमींदार का मतलब जिसके पास बहुत मात्रा में जमीन होता है, तो मजदूर लोग पे शासन करना शुरू कर दिया। जैसे काम करवा रहा था, पैसा दे नहीं रहा था। तो अब देखो यहाँ पे मजदूर लोग को तो कष्ट हो रहा है। तो अब मजदूर लोग सोचा कि क्यों ना अब ऑब्जेक्शन लगाया जाए। मतलब कि ऑब्जेक्शन का मतलब बोला जाए कि हमारे साथ शोषण हो रहा है, आप इस चीज को रोकिए। ठीक है। ऐसे तो काम चलेगा नहीं। वैसा थोड़ी है कि अगर हम मालिक हैं तो हम आदमी से कितना भी काम करवा लें, ऐसे नहीं होता है ना। हमारे यहाँ काम का टाइम बंधा हुआ है ना, 8 घंटा ड्यूटी या 12 घंटा ड्यूटी, दो को टाइम बटा हुआ है। कहीं कहीं कंपनी में 6 घंटा ऐसे चलता है, 6 या 8 या फिर 12 घंटा। लेकिन अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट कहती है कि आप 6 घंटा का रखिए, सॉरी 8 घंटा का रखिए। 6 घंटा बहुत ही रेयर केस में होता है, प्रोफेशनल जॉब वगैरह में। लेकिन 8 घंटा का कंपनी में सरकार बोलती है करवाने के लिए, 18 के 24 3 शिफ्ट चलाने के लिए। तो जमींदार जैसी मजदूर लोग था सब गया, मान लो इधर वाले मजदूर लोग गया इधर जमींदार लोग के पास बोलने की ये सब जो आप कर रहे हैं ठीक नहीं है, हम लोग को ज्यादा काम करना है, मान लो 4 घंटा तो काम करवा रहे हैं 8 घंटा, और जो वेतन है वेतन भी हम लोग को दे रहे हैं कम। तो ऐसे कैसे काम चलेगा? इतना शोषण तो बहुत ज्यादा हो रहा है। अब इधर के मजदूर लोग फैक्ट्री के मालिक के पास गया, तो हालांकि इन लोग बात नहीं माना। इन लोग बात, अब सोचो ना यार, जिसको पैसा के घमंड आ जाता है ना, वो गरीब लोग को, मजदूर लोग को बहुत ही रेयर केस में समझता है, अदरवाइज समझने की कोशिश बहुत ही कम करता है। तो शोषण बहुत ज्यादा होने लगा। तो हर राज्य में या हर देश में कुछ दार्शनिक लोग होते हैं। अब दार्शनिक को ये चीजें पता चल गया कि कैसे इधर जमींदार लोग मजदूर को शोषण कर रहा है और इधर फैक्ट्री के मालिक लोग मजदूर को शोषण कर रहा है। तो अब दार्शनिक को लगा कि ये ठीक नहीं है। तो दार्शनिक लोग कौन था? दार्शनिक लोग कौन था समाज में? वैसे लोग
जिसको जो भविष्य के बारे में थोड़ा सा भाप लेता था कि आगे चलकर ये होगा। अब जाहिर सी बात है, अगर बड़े बड़े लोग मजदूर पे अत्याचार कर रहा है, शोषण कर रहा है, तो वहां पे क्या होगा? आंदोलन भड़केगा ना, आंदोलन होगा ना। अब आंदोलन होगा तो नुकसान देश को भी है, नुकसान राजा को भी है, और नुकसान जमींदार को भी है, फैक्ट्री मालिक को भी है, और मजदूर को भी है। हो सकता है आंदोलन में बहुत सारे मजदूर मर जाए, या हो सकता है जमींदार जो शोषण कर रहा है वो अब शोषण ना करे, या हो सके जब ज्यादा आंदोलन भड़क जाएगा तो इसको भागना पड़ेगा। इसलिए दार्शनिक लोग को लगा कि नहीं, अब मजदूर लोग के साथ में क्या हो रहा है? बहुत ही ज्यादा अत्याचार हो रहा है। लेकिन अब समस्या आ रहा है कि जब लुई फिलिप को पता था कि जमींदार लोग और फैक्ट्री के मालिक लोग मजदूर लोग पे शोषण कर रहा है, तो क्यों नहीं बोला फिर? तो भैया एक बात बताओ, जो टैक्स आता था ना लुई फिलिप को, टैक्स वो जमींदार से आता था, इधर फैक्ट्री के मालिक लोग से आता था। मतलब कि पैसा, मतलब अगर हम मालिक हैं और हम तुमको ये खिला पिला रहे हैं, तुम कभी हम पे आवाज उठाएगा? कभी नहीं उठाएगा। तो जमींदार से इधर फैक्ट्री के मालिक लोग से लुई फिलिप को क्या मिल रहा था? टैक्स। अगर लुई फिलिप इन दोनों के खिलाफ आवाज उठाता तो उसको टैक्स तो मिलता नहीं, पैसा तो मिलता नहीं, तो उसके पास पैसा कहाँ से आता? तो थोड़ा सा इसको भी लालच बढ़ गया था, ताकि लोगों के बारे में सोचता था, लेकिन लालच बढ़ गया क्योंकि इधर टैक्स देता था इन्हीं लोग, और टैक्स नहीं देगा तो कमजोर पड़ जाएगा, इसके पास पैसा नहीं होगा। तो दार्शनिक लोग को आभास होने लगा कि फिर से क्या होगा? आंदोलन होगा। अब जाहिर सी बात है होगा ही, क्योंकि मजदूर लोग पे अत्याचार हो रहा था। अब एक मतलब चलता है कि जब जब भी मजदूर लोग पे शोषण हुआ है तब तब आंदोलन क्या हुआ है? भड़का है। इधर मजदूर लोग पे शोषण हो रहा है तो जाहिर सी बात है आंदोलन क्या होगा? भड़केगा। ये दार्शनिक लोग भाप लेता था। तो दार्शनिक लोग सोचा कि चलो मजदूर लोग का तो बात मान नहीं रहा है, अब हम लोग जाके देखते हैं, हम लोग सब जाते हैं। तो दार्शनिक लोग जाता है इधर जमींदार के पास कि आप शोषण कर रहे हैं, काम करवाना है, कितना आप काम करवा रहे हैं, कितना घंटा, आप वेतन भी नहीं दे रहे हैं, तो ऐसे कीजिएगा तो लॉस तो आप ही को है। अगर आंदोलन करेगा जनता, दार्शनिक लोग समझा रहा है जमींदार लोग को, अब इधर मान लो फैक्ट्री लोग को, कि अगर आप मजदूर पे शोषण कीजिएगा तो घाटा किसको है? आप ही लोग को घाटा है। कैसे? अगर मजदूर लोग अत्याचार करना शुरू कर देगा तो किसको घाटा होगा? आप ही लोग को ना घाटा होगा, मालिक को ना घाटा होगा। या काम नहीं करेगा तो किसको घाटा होगा? मालिक को घाटा होगा। तो फिर भी दार्शनिक के बाद जमींदार भी नहीं माना इधर, और इधर दार्शनिक के बाद फैक्ट्री के मालिक भी नहीं माना। बोला कि तुमको जो करना जा कराओ, हम नहीं मानेंगे, हम शोषण करेंगे, हम 4 घंटे के बदले 8 घंटा काम करवाएंगे, वेतन नहीं देंगे, मेरा मन। तो फिर दार्शनिक को लगा कि अब जमींदार और फैक्ट्री के मालिक से बोलने से तो काम बन नहीं रहा है, तो अब डायरेक्ट चलते हैं, अब जो राजा उसके पास चलते हैं, साथ काम बन जाए। जाहिर सी बात है यार, अगर इन लोग नहीं मान रहा है, अब एक ही ऑप्शन बचा है दार्शनिक लोग को, क्या? राजा के पास आना। और राजा कौन था? लुई फिलिप। तो दार्शनिक लोग जाते हैं राजा के पास, तो राजा को समझाने की कोशिश करते हैं। अब क्या समझाएगा? पता चल रहा है कि जमींदार लोग, फैक्ट्री के मालिक लोग मजदूर पे शोषण कर रहे हैं, आप इस चीज को रोकिए, नहीं तो अगर आंदोलन भड़का तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, या हो सकता है आपको छोड़ के भागना पड़ जाए देश को या राज्य को। लेकिन लुई फिलिप बदलाव लाना चाहता था। स्टार्ट में बोले कि लुई फिलिप थोड़ा सा अच्छा आदमी था, सोचता था, लेकिन इसको भी पैसा का लालच हो गया। बोला कि हम कुछ नहीं कर सकते, बदलाव लाना चाहता था लेकिन फिर भी हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कुछ कर सकते क्योंकि जो इसको टैक्स जो दे रहा है, कौन दे रहा है? फैक्ट्री के मालिक ही दे रहा है, इधर जमींदार लोग ही दे रहा है। तो दार्शनिक को समझाने के बाद भी लुई फिलिप नहीं समझा। तो अब जाहिर सी बात है क्या होगा? कितना मजदूर सहेगा? हद से ज्यादा पार हो रहा था। तो वहीं पे हर राज्य में, हर समाज में मध्यम वर्ग रहते हैं। मध्यम वर्ग और मजदूर वर्ग, दोनों मिलकर विरोध करना शुरू कर दिए। विरोध करना शुरू कर दिया। मतलब कि मध्यम वर्ग, पता है ना, जो समाज में सबसे अच्छे लोग होते थे, जो पढ़े लिखे लोग होते थे, उसको मध्यम वर्ग कहा जाता है। जो समझदार होते थे,
तो मध्यम लोग मिलकर और मजदूर लोग मिलकर क्या करना शुरू किया, विरोध करना शुरू कर दिया। तो अब लुई फिलिप को लगा कि भाई अब जनता पूरा भड़क गया है, अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो ये 1848 की बात चल रहा है। तो 1848 में लुई फिलिप ने क्या किया, लुई फिलिप को लगा कि ऐसा करते हैं। लुई फिलिप दिमाग ये लगाया कि ये सोचा कि जनता हमसे नाराज है ना, हम ऐसा करते हैं प्रधानमंत्री किसी और को बना देंगे, तो अब ऊप सारे राज को संभालेगा, हम आराम से बैठे रहेंगे राजा की तरह, तो जनता उस पे ना गुस्सा आएगा, अब हम पे तो शांत रहेगा ना। तो क्या किया लुई फिलिप 1848 में, गीजो को प्रधानमंत्री बना दिया। गीजो को, नाम था गीजो, गीजो को प्रधानमंत्री बना दिया। अब गीजो ससुरा इतना बेकार आदमी था, ये भी गरीब लोग को, मजदूर लोगों को देखना नहीं चाहता था। अब ऐसे आदमी को बना दिया प्रधानमंत्री। क्यों बनाया लुई फिलिप पता है, दिमाग लगाया कि राजा अगर हम पे गुस्सा है, अगर हम प्रधानमंत्री बना देंगे तो सारा राज्य देश तो वो संभालेगा, हम तो आराम से बैठ कर राज करेंगे। तो अब जनता खिसियाएगा तो गीजो पे ना खिसियाएगा, उसी पे ना भड़केगा, हम तो बच जाएंगे। ये दिमाग लगाया। अब ये दिमाग लगा के प्रधानमंत्री किसको बना दिया लुई फिलिप, गीजो को। अब गीजो कैसा आदमी था, मतलब घोर प्रतिक्रियावादी बोल सकते हैं, इस तरह घोर प्रतिक्रियावादी था, घोर प्रतिक्रियावादी राजा था, घोर प्रतिक्रियावादी राजा था। मतलब इससे क्या पता चलता है कि ये गरीब मजदूर लोग को तो देखना नहीं चाहता था, देखना तक नहीं चाहता था। और जैसे ये प्रधानमंत्री बना, अब यहाँ लोग, मध्यम वर्ग के लोग, मजदूर लोग तो आंदोलन कर रहा था, पूरा सड़क पे उतर गया कि नहीं भैया अब और नहीं चलेगा शासन, बहुत सता लिया। तो गीजो ने क्या किया, जैसे मतलब ये भड़क रहा था आंदोलन पूरा जबरदस्त एकदम, तो गीजो पुलिस को गोली चलाने का आदेश दे दिया। यानी कि पुलिस को गोली चलाने का आदेश दे दिया, गोली चलाने का आदेश दे दिया। पर पुलिस ने आदेश काहे दिया? इसलिए ना क्योंकि आंदोलन कर रहा था बहुत ज्यादा, नहीं करता तो सबको मार देता। मजदूर लोग देखो, मजदूर, गेट बंद कर दो, मजदूर लोग और गरीब लोग तभी तक सहन करता है जब उनको सहारा है, लेकिन जब भड़क गया ना, उनसे मजबूत इंसान कोई नहीं होता। इन लोग तो सब पूरा पिज्जा बर्गर खा के कमजोर रहता है, गणासा भाला की वजह से। इन लोग शरीर कमजोर लोग, गरीब लोग शरीर से मजबूत होता है। आज तक सुनियो कभी नॉर्मल इंसान को, जो गरीब लोग हैं जो बहुत ही काम करते हैं, उनको बुखार लगते हुए सुनी नहीं होगी, जल्दी बुखार लग जाएगा। इतने हम लोग काम करते हैं ना कि शरीर में 1% भी बीमारी नहीं रहता है। तो हम लोग को 56 बीमारी होगा। बैठ के खाते हैं, पिज्जा खाते हैं, फल खाते हैं, वो लोग कुछ नहीं खाता, घर का मार भात रोटी और दाल खाता है, इसलिए बीमारी नहीं होता। काम करता है, शरीर को कष्ट देता है, तो ये लोग मजबूत रहता था। तो गीजो देखा कि भैया अब तो मामला पूरा भड़क गया कि अब तो बचना मुश्किल है। तो पुलिस को क्या कर दिया, गोली चलाने का आदेश दे दिया। अब पुलिस को, क्योंकि प्रधानमंत्री था तो पुलिस को चलाना ही पड़ेगा। अब पुलिस ने क्या किया, जितने भी आंदोलनकारी था सब पे क्या किया, गोली चला दिया। अब बहुत सारे निहत्थे लोग क्या हो गए, यहाँ पे बहुत सारे मजदूर लोग, बहुत सारे किसान लोग मारे गए। और यहीं से शुरू हुआ 1848 की क्रांति, यहीं से शुरू हुआ 1848 की क्रांति। अब समझ में आया 1848 की क्रांति कैसे हुआ? आप क्वेश्चन पूछेगा तो धर कर लपेट लेगा ना, लेकिन अभी तो मामला बाकी है। जैसे देखा कि अब जनता पूरा भड़क गया, लुई फिलिप भाग गया इंग्लैंड, लुई फिलिप भाग गया। अब इसको लगा कि अब बचना नामुमकिन है, तो लुई फिलिप भाग गया इंग्लैंड। इंग्लैंड ने क्यों भागता था? इंग्लैंड में क्यों भागता था? वहां पे बहुत ही सेफ जगह था बचने के लिए, बहुत ही सेफ जगह था। तो बताइए, लुई फिलिप जब प्रधानमंत्री गीजो को बनाया तब सब जनता को तो गीजो पे भड़कना चाहिए था,
तो प्रधानमंत्री लुई फिलिप काहे भाग गया? लुई फिलिप को डर बन गया ना कि अब जनता इतना बढ़ेगा, गीजो को तो मारेगा ही मारेगा, आपको भी मारेगा। समझ में आया? ये सारा चीज होता है। तो राजा को डर बन गया और कहाँ भाग गया? इंग्लैंड भाग गया। इंग्लैंड सेफ जगह माना जाता था उस समय का। तो यहां से क्वेश्चन बनता है 1848 ईस्वी को, 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के कारणों को लिखे। फ्रांसीसी क्रांति के क्वेश्चन लिख लेना, कारणों को लिखे। अब बताओ 1848 ईस्वी का क्रांति क्यों हुआ, समझ में आ गया ना पूरा? आज शुरू करना एकदम यहाँ से कि जब लुई फिलिप राजा बना तो हमारा समाज, उस समय समाज दो भागों में बढ़ गया। एक साइड मजदूर और किसान लोग, एक साइड फैक्ट्री का मालिक और मजदूर लोग। क्या किया उन्होंने? मजदूर लोग पे शोषण करना शुरू किया, जो कि दार्शनिक लोग थे, बहुत समझाने की कोशिश की, फिर भी राजा या ये जमींदार लोग, फैक्ट्री के मालिक लोग नहीं समझा। तो लास्ट में मध्यम वर्ग और मजदूर लोगों में क्या करना, विरोध करना शुरू किया। और 1848 में लुई फिलिप ने क्या किया कि गीजो को क्या किया, प्रधानमंत्री बना दिया। गीजो एक ऐसा आदमी था जो कि गरीब लोग को, मजदूर लोग को देखना नहीं चाहता था। ऐसे लिखना है कहानी की तरह। और जैसे मतलब आंदोलन ज्यादा भड़क रहा था तो गीजो ने क्या किया, पुलिस को आदेश दे दिया कि जितने भी मतलब आंदोलन कर रहा है सभी लोगों पे गोली चला दो। पुलिस लोगों ने गोली चलाना शुरू कर दिया, बहुत सारे लोग मारे भी गए। और लास्ट में क्या हुआ, इंग्लैंड ये लुई फिलिप को ऐसा लगा कि अब बचना नामुमकिन है अगर अपने से जोड़ सकते हो तो। और लास्ट में लुई फिलिप कहाँ भाग गया? इंग्लैंड भाग गया। हो गया, 5 नंबर मिल गया तुमको। कहानी तो मतलब कहना है यार, कहानी कहना है, लेकिन ये लिखिएगा तभी कहानी तुम्हारे माइंड में बनेगा। ये की पॉइंट है, हम बार बार बोलते हैं इसी को छोड़ना नहीं है। और जो हम क्वेश्चन लिखते चलते ना कि ये क्वेश्चन ऐसे पूछता है, क्वेश्चनों को उतारते जाओ तभी तो पता चलेगा। क्वेश्चन अगर बनाने के लिए देंगे तो यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी को डाउट है तो बोलो, डाउट नहीं होना चाहिए। अब आगे आता है, यहाँ तक उतर गया यहाँ तक। वीडियो पॉज करने से उतना ही फिर रुक जाएगा ना, मतलब इसको रोकने से उतना ही फिर रुक जाएगा ना। बंद करना पड़ेगा, रोक के रखिए तो, ताकि सब कुछ लिख रहा है तो वीडियो चलने से क्या फायदा, हो गया, रुक जाएगा ना। सर हो तो गया, जोड़ना पड़ेगा, जोड़ने में इतना मुश्किल होता है ना। आवाज को जो मिलाना तो बहुत वहाँ पे मुश्किल होता है, वीडियो तो मिल जाता है, आवाज को मिलना बड़ी मुश्किल होता है। कोई बात नहीं। अब अगला कंटेंट है हम लोग का कि यूनान की स्वतंत्रता की कहानी। देखो हम 3 क्रांति बताए, 1789 की क्रांति लुई 16वां के समय हुआ था, 1830 की क्रांति लुई 18वां के कारण हुआ था, सॉरी चार्ल्स दसम के कारण हुआ था, और 1848 के क्रांति लुई फिलिप के कारण हुआ। अब तीनों क्रांति समझ में आ गया। भाई तीन हिस्ट्री से तो क्वेश्चन तुम लोग को वहां इतना रगड़ के आना ना कि छूटे ना। जिस तरीका से तुम लोग को बता रहे हैं, कहानी की तरह समझा दे रहे हैं, क्वेश्चन आंसर देंगे ना सारा असाइनमेंट वाला, लगेगा कि तुम याद करने में मजा आ रहा है, क्योंकि तुम लोग को आधा से ज्यादा 70% तुम लोग यहाँ कवर हो जा रहा है ये की पॉइंट से। तो यही चीज तो वहां लिखा है, बस लंबा फॉर्मेट में लिखा है सजा सजा के। तो लेकिन तभी याद हो पाएगा जब इस चीज को तुम घर पे रिवीजन करेगा। रिवीजन नहीं होगा तो यार बहुत बड़ा ब्लंडर है, फिर तब तो दिक्कत है। तब कहाँ से सोच रहे हो कि हिस्ट्री का क्वेश्चन तुम वहां लगा के आ जाओगे। अगर जो रिवीजन कर रहा है उसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। क्लियर करें इसको भी। हम क्लास के टाइम में बोलते हैं कि हम जब समझा रहे हो तो उतारते जाओ ताकि हमको वेट ना करना पड़े। सर हो गया, चलो ठीक है, आगे बताते हैं।
काहे हमको करिया दिखा रही हो रे? अरे गोर नहीं दिखने दो, आई व्हाइट सच दिखाओ बोलो तो। तो कहना नहीं सीखे फोन आ रहा है मौसी के बात कर रहे हो ना फिर हम करिया देंगे बात। जब से कुछ करेंगे हम बता दी ना ये नहा धोआ के आए ना यार, करिया देखेंगे तो मजा नहीं आएगा। इधर क्या करना हो इधर? जल्दी जाओ, जितने जल्दी पूरा समझ लेना। थोड़ा सा छोड़ दोगे 10-12 मिनट के लेट की वजह से सारा मिनट गड़बड़ा देंगे। लास्ट टाइम बनाने की समस्या। अब आगे हम लोग देखते हैं यूनान की स्वतंत्रता की कहानी। यूनान की स्वतंत्रता की कहानी। अब आगे हम लोग देखते हैं यूनान की सात चार यहाँ पे समझते जाओ। 7-4 यूनान की ये होगा, कल से टाइम चेंज हो रहा है। स्वतंत्रता की कहानी। अब थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। यूनान की स्वतंत्रता की कहानी। स्वतंत्रता की कहानी। तो अब थोड़ा सा ध्यान देना कि यूनान एक ऐसा उस समय देश था, यूनान, जो बहुत ही समृद्ध देश था। समृद्ध, कहाँ दिखा रही रे? समृद्ध देश था यूनान उस समय। खड़ा दरवाजा वाला खोल दो। तो यूनान उस समय बहुत ही समृद्ध देश था। समृद्ध देश का मतलब होता है बहुत ही अच्छा खासा देश। जैसे कि ये यूरोप की बात कर रहे हैं, तो यूरोप के अंदर मान लो एक यूनान है। यूनान एक ऐसा देश था जो बहुत ही समृद्ध देश था। मतलब कि यहाँ शिक्षा के मामला में देश बहुत आगे था। मतलब यहाँ पे दूसरे देश के लोग आते थे और यहाँ से सीख के अपना देश में जाके विकास करते थे। ये ऐसा देश था, मतलब कि बहुत ही अच्छा देश होगा हर चीज के मामला में। तो लेकिन यहाँ का यूनान का जो राजा था ना, राजा यूनान का जो राजा था बहुत ही भोग विलासी था। कैसा राजा था? भोग विलासी राजा था। भोग विलासी का मतलब क्या होता है? भोग विलासी का मतलब होता है जिसको कोई टेंशन ही नहीं है अपने देश को लेकर कि हमको अपने देश में विकास करना है कि नहीं करना है, देश को कैसे चलाना है, जनता को कैसे चलाना है, मजदूरों को कैसे देखना है। बस दारू पियो, अब मस्त रहो, नाच वाच नचाओ, टाइट रहो, ऐसा राजा था। और देश कैसा था? एक समृद्ध देश। मतलब कि ये इतना शिक्षित देश था, इतना ये टेक्नोलॉजी के मामले में आगे था। उस समय की बात कर रहे हैं। इतना ये मतलब कि यहाँ यूनान में दूसरे देश के लोग आते थे, अब यूनान से सीख के, यूनान में जो अच्छा अच्छा चीज था वहां से सीख के और जाते थे और अपना देश में विकास करते थे। सोच लो उस समय कितना अच्छा देश रहा होगा, कितना अच्छा देश था। तो लेकिन वहां का राजा कैसा था? भोग विलासी था। भोग विलासी का मतलब होता है बिल्कुल निहत्ता, जिसको अपना भाषा में क्या बोलते हैं, इधर के भाषा में बेवड़ा। दारू वारू पियो, मदिरा पियो, नाच नचाओ, मस्त रहो, अपने देश के लिए कुछ नहीं सोचना है। अब इसके बगल में जो एक देश था वो एक था तुर्की देश। तुर्की
तुर्की कमजोर था यूनान से, लेकिन ससुरा बड़ी चालाक था। जो तुर्की देश था वो बड़ी होशियार था। तो तुर्की का जो राजा था, यहाँ के तो राजा भोगविलासी था, लेकिन तुर्की को लगा कि ऐसा करते यूनान के तो राजा भोगविलासी है, उसको कोई अपना देश के लिए टेंशन नहीं है कि देश को कैसे बढ़ाना है, कैसे चलाना है। ऐसा करते हैं यूनान को कब्जा में कर लेते हैं। तुर्की सोचा कि इसको तो राजा कोई टेंशन नहीं है, अटैक कर लेते हैं, इसको कब्जा में कर लेते हैं। तो ये तुर्की में एक साम्राज्य चलता था, साम्राज्य मतलब एक संस्था चलता था। उस संस्था का नाम था ऑटोमन साम्राज्य। ऑटोमन साम्राज्य, ऑटोमन साम्राज्य एक साम्राज्य चलता था उस समय, और उस साम्राज्य का क्या नाम था? ऑटोमन साम्राज्य। राजा का नाम नहीं, राजा का नाम भोगविलासी नहीं है, राजा का नाम नहीं है, ये भोगविलासी था। मतलब कि ये ऐसा भोगविलासी का मतलब होता है मतलब पी खा के पड़े रहो अपने देश के लिए। जैसे अगर हम किसी देश के राजा हैं, अब हम बिल्कुल भोगविलासी हैं, मतलब कि हम बेवड़ा से कम नहीं है। दारू पीना है, नाचना चाहना है, देखना है, मस्त रहना है, कोई टेंशन नहीं है, उस टाइप के राजा थे भोगविलासी। तुर्की को लगा कि यही मौका है भाई, यूनान को क्या करो, कब्जा कर लो, फरमाया। तो तुर्की में एक साम्राज्य चलता था, साम्राज्य का क्या नाम था? ऑटोमन साम्राज्य। अब ये हालांकि क्या करता है, तुर्की को अपना कब्जा में कर लेता है। तुर्की क्या करता है, यूनान पे अटैक करता है और यूनान पर क्या कर लेता है, कब्जा कर लेता है। यूनान पर कब्जा कर लेता है, कब्जा कर लेता है, कब्जा कर लेता है। यूनान देखो उतना भी कमजोर नहीं था। हम स्टार्ट में बोलते यूनान एक ऐसा देश था ना, तो बहुत ही अच्छा खासा था हर चीज के मामले में, लेकिन अगर राजा जो था ना बेकार था, राजा बेकार था। दरवाजा लगा उठा देना, उठा दो दोनों। यूनान पर हालांकि तुर्की कब्जा भी कर लेता है, आसानी से कर लेता है। वो इसलिए कर लेता है ना क्योंकि राजा थोड़ा सा ढंग का नहीं था। तो अब क्या होता है कि जैसे जैसे समय आगे निकलता है तो समय आता है 18वीं शताब्दी का। जैसे जैसे समय निकलते जाता है, देखो भाई बात समझाते टाइम तो बीच में मत बोला करो। नोटिस कर रहे हैं कौन कौन किसका साउंड आ रहा है ऐसे। यहाँ से हमको दो चीज का नुकसान है। पहला, जो सामने रिकॉर्डिंग हो रहा है उसका नुकसान है। दूसरा, जो तुम तो डिस्टर्ब हो रहे हो, तुम्हारा जो बगल में बैठा हुआ है वो भी डिस्टर्ब हो रहा है, उससे ज्यादा हमको डिस्टर्ब लग रहा है। ध्यान से समझो, ये इतिहास है, कहानी की तरह समझा रहा है, तुमको वहां काम आएगा। यहीं पे अगर ड्रामा कर लोगे तो क्या समझेगा तुम। तो हालांकि तुर्की यूनान पर कब्जा कर लेता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, 18वीं शताब्दी आता है, 18वीं शताब्दी, तुर्की धीरे धीरे कमजोर पड़ जाता है। यानी कि तुर्की कमजोर पड़ जाता है, तुर्की कमजोर पड़ जाता है। देखो यूनान को तो बना लिया, कब्जा कर लिया, लेकिन जैसे जैसे समय निकलता है और समय आता है वो 18वीं शताब्दी का, तो तुर्की धीरे धीरे क्या होता है, कमजोर हो जाता है। वो इतना कमजोर हो जाता है, इतना कमजोर, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि यूरोप का मरीज देश किसको कहा जाता है? तुर्की को। इतना कमजोर हो गया कि इसको मरीज देश के नाम से जाना गया, कि यूरोप का मरीज कहने जाने लगा इसको, यूरोप का मरीज, यूरोप का मरीज। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को। तो ये इतना कमजोर पड़ गया कि इसे यूरोप का मरीज मतलब कहने लगा, इतना कमजोर पड़ गया। लेकिन हर देश में क्या होता था, दार्शनिक होता था ना, दार्शनिक होता था। तो दार्शनिक लोग बहुत ही समझदार होता था, बहुत ही समझदार होता था। तो भैया इन लोग जाता है किसके पास? दार्शनिक लोग जाता है राजा के पास।
कौन सा राजा? तुर्की के राजा कि यूनान के राजा? यूनान के राजा के पास। और बोलता है कि ऐसा कीजिए, आप तो भोग विलासी थे, आप पे कब्जा कर लिया तुर्की। अब तुर्की अभी बहुत कमजोर हो गया है, अभी आपके पास बहुत ही अच्छा मौका है। आप तुर्की पे हमला कीजिए और तुर्की को कब्जा कर लीजिए, मतलब तुर्की को अपना बना लीजिए। लेकिन सोच लो, ये यूरोप का मरीज था, यानी कि बहुत ही कमजोर देश बन गया, फिर भी यूनान को कब्जा करके रखा था। मतलब कि पावरफुल देश था तुर्की। तो दार्शनिक लोग राजा के पास गए, यूनान के राजा के पास, और बोला कि ऐसा कीजिए, अभी तुर्की कमजोर है, आप हमला कीजिए, तुर्की कब्जा में हो जाएगा। तो इसको लगा सही बात है, क्योंकि दार्शनिक लोग हमेशा सही बात बताता था। तो यूनान में एक गुप्त संगठन बनाया गया, एक गुप्त संगठन बनाया गया। कहाँ पे? यूनान में। किस लिए? तुर्की पे हमला करने के लिए। ये गुप्त का एक ही मकसद था, ये संगठन का एक ही मकसद था कि किसी को पता नहीं लगना चाहिए, वरना पता लगा, जैसे मान लो हम किसी को मारने के लिए प्लान बना रहे हैं, हम अपने दुश्मन को पहले पता चल गया तो वो हम पे पहले ही अटैक कर देगा ना। तो यूनान में एक गुप्त संगठन बनाया गया और उस संगठन का नाम था हितेरिया फिलाई। हितेरिया फिलाई, यह एक गुप्त संगठन का नाम था। इस संगठन का एक ही मकसद था कि यूरोप के बाहर नहीं जाना चाहिए बात, अपने में संगठन बनाओ और तुर्की पे जाकर क्या करना है? हमला कर देना है। लेकिन गलती से ये जो संगठन था भैया यूरोप के बाहर लीक हो जाता है। यूरोप के बाहर लीक हो जाता है भाई, लीक हो जाता है। मतलब कि बात फैलना नहीं था, लेकिन बात क्या होता है? फैल जाता है। अब बात फैलेगा तो मामला गड़बड़ाएगा। तो अब उस समय कोई आगे आने के लिए तैयार नहीं था यूनान के साइड से। ये बात अब हो रहा 1821 ईस्वी की। अब जैसे ये बात लीक हो गया तो यूनान के साइड से कोई भी आगे आने के लिए युद्ध में तैयार नहीं था कि चलो तुर्की पे अटैक करते, मतलब हम मोर्चा संभालते हैं। सबको डर बन गया था। क्यों? क्योंकि ये यूरोप के बाहर फैल गया था बात, और जो आगे जाता भैया उसको मार दिया जाता। तो एक इंसान हिम्मत जुटाता है कि चलो भाई तुर्की से तो हम लड़ेंगे, मेरे पीछे पीछे रहो, मतलब कि मोर्चा संभालता है वो। और उसका नाम था अलेक्जेंडर हिप्सलांटी। अलेक्जेंडर हिप्सलांटी एक व्यक्ति का नाम है। इसने थोड़ा सा हिम्मत दिखाता है और तुर्की से भिड़ने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन भैया यूरोप के तो बाहर कौन बैठा हुआ था? मेटरनिक। कौन बैठा हुआ था? और मेटरनिक कैसा था पता ही है। इस ससुरा को पता लग जाता है यूनान तुर्की पे हमला करने वाला है। आओ हाँ, यूनान में हुआ था। ये जो संगठन हो रहा था ना, गुप्त संगठन, यूनान में हो रहा था तुर्की पे हमला करने के लिए। अब इसका एक ही मकसद था कि भैया यूरोप के बाहर लीक नहीं होना चाहिए, लेकिन किसी भी रीजन से लीक हो जाता है तो डरे कोई युद्ध के लिए आगे आता नहीं है। तो उस समय एक व्यक्ति आगे आता है, उसका नाम क्या है? अलेक्जेंडर हिप्सलांटी। वो हिम्मत जुटाता है, बोलता है कि चलो तुर्की से भिड़ने के लिए हम आगे आ रहे हैं, मेरे पीछे पीछे चलो, मतलब कि हम मोर्चा संभाल रहे हैं। हालांकि मेटरनिक को भनक लग जाता है, अच्छा अलेक्जेंडर हिप्सलांटी उड़ रहा है, मतलब को मेटरनिक कभी नहीं मरेगा। ये ससुरा बड़ी खतरनाक था और समझदार था। अभी कहाँ मरा है?
अरे कहाँ मारा है? मेटरनिक कहीं नहीं भागता है, ये यूरोप के बाहर का ऑस्ट्रिया है, यूरोप के अंदर नहीं आता, यूरोप के बाहर का ही है। ये सब कुछ देखता है कि यूरोप के अंदर होता क्या क्या है। ये निरंकुशवादी रहता था, खराब था तो खराब है कि ना सपोर्ट करेगा, और तुर्की ऑलरेडी खराब है। तो मेटरनिक को पता लगता है, वो अपने बोलता है अच्छा अलेक्जेंडर फड़फड़ा रहा है तो इसको तो काम तमाम करना पड़ेगा। तो ये जाता है रूस के राजा के पास, कौन? मेटरनिक। रूस के जार, हम लोग जार बोलते हैं, जार का मतलब होता है सम्राट यानी कि राजा। तो ये जाता है रूस के जार के पास कि ऐसा मेटरनिक जाता है रूस के सम्राट के पास कि आपको नहीं पता है वहां अलेक्जेंडर हिप्सलैंटिया वहां तुर्की को बंदी बनाने वाला है, आप तो तुर्की के दोस्त हैं, आप जाइए तुर्की को मदद कीजिए, नहीं तो यूनान तो तुर्की पे क्या करेगा, कब्जा कर लेगा। ये भड़का, देखो खुद नहीं जा रहा है, ये दूसरे को भड़काता था। यही होता है सही इंसान का पहचान। खुद नहीं आएगा लड़ाई में, ससुर लड़वा देगा। तो रूस के जार के पास जाके यही बोलता है, भनक करता है कि बताइए यूनान क्या कर रहा है, तुर्की पे हमला करने वाला है, अभी अलेक्जेंडरवा हिप्सलैंटिया को फड़फड़ा रहा है, तो आप जाइए रूस को इसको तुर्की को मदद कीजिए। हालांकि रूस चाहता था कि मदद करने ना जाए, लेकिन उसको घूर रहा था और जाना ही पड़ता, लेकिन नहीं जाता तो फिर क्या होता है, घबरा जाता ना। और रूस बहुत ही पावरफुल था उस समय। तो ये हालांकि बाद में मेटरनिक का मान जाता है, लेकिन तब तक इधर जो फ्रांस यूरोप था, यूरोप ये यूनान के मदद के लिए आ जाता है, यूनान के मदद के लिए, यूनान के मदद के लिए आ जाता है, यूनान के मदद के लिए आ जाता है। उधर तुर्की, अब ये रूस वगैरह हो गया, अब इधर यूनान को मदद करने कौन आ गया, यूरोप आ गया। अब दोनों में क्या हुआ, युद्ध हुआ, शुरू हुआ। तो शुरू हुआ तो एक इंग्लैंड के लेखक थे उस समय, जब यूरोप ये चला, ये मतलब युद्ध चला, तो उस समय एक इंग्लैंड के लेखक थे, इंग्लैंड के लेखक थे, लेखक, और उनका नाम था लॉर्ड वायरन, लॉर्ड वायरन। अब इस युद्ध में लॉर्ड वायरन की हत्या कर दिया जाता है, लॉर्ड वायरन की हत्या कर दिया जाता है। और लॉर्ड वायरन ऐसा इंसान थे जो बहुत ही अच्छा थे, लोग इनको पसंद करता था, लोगों के बारे में सोचते थे। तो ये जब युद्ध हुआ तो भैया उस समय इंग्लैंड के जो लेखक थे, जो कि बहुत ही अच्छा थे, लोगों के बारे में सोचते थे, लोगों को मदद करते थे, इनका क्या हो जाता है, किसी भी रीजन से हत्या हो जाता है, मान लो किसी भी रीजन से। अब भैया इंग्लैंड के आदमी भड़क जाता है, प्रॉपर तरीका से भड़क जाता है, तो भैया मेरे इलाका का अच्छा इंसान को तुमने मार दिया। किस पे भड़क गए पता है, तुर्की पे और रूस पे, वो दोनों एक साइड था। और किसी भी कारण से ये लॉर्ड वायरन को हत्या कर दिया जाता है उस युद्ध में, तो भैया इंग्लैंड की पूरा जनता क्या हुआ, भड़क गया, क्योंकि बहुत ही अच्छा इंसान थे। तो 1827 ईस्वी में क्या होता है, 1827 ईस्वी में एक संधि होता है, एक संधि, संधि का मतलब पता ना, मीटिंग समझ लो, एक संधि होता है। अब ये संधि में कौन कौन सा देश था, तो रूस था, फ्रांस था और ब्रिटेन था, रूस था और फ्रांस था और ब्रिटेन था, लोगों ने क्या किया, तुर्की पर दबाव डालना शुरू कर दिया, हाँ तुर्की पर दबाव डालना शुरू कर दिया। किस लिए पता है, कि आप यूनान को आजाद कर दो। रीजन क्या था, यूनान को आजाद कर दो, आजाद कर दो। जैसे ये लॉर्ड वायरन का मृत्यु होता है तो 1827 ईस्वी में एक संधि होता है, मीटिंग होता है, जिसमें मीटिंग में कौन कौन था, रूस भी था,
फ्रांस भी था और डबल है ही नहीं। यहाँ पे ध्यान देना 1827 ईस्वी में एक संधि होता है जिसमें संधि में कौन कौन देश शामिल था? रूस था, फ्रांस था, ब्रिटेन था। किस पे दबाव डालना शुरू किया? तुर्की पर। इसका मेन मकसद क्या था संधि का? कि भैया यूनान को क्या करो? आजाद करो, यूनान को आजाद कर दो। ब्रिटेन ब्रिटेन है, ब्रिटेन। फाइनली आगे 1827 तक हम लोग पहुंचे। उसके बाद एक और संधि होता है 1829 में। अब इस संधि को बोलते हैं एड्रियानोपुल की संधि। एड्रियानोपुल की संधि, एड्रियानोपुल की संधि मतलब कि पहला 1827 में संधि हुआ। क्यों? ताकि तुर्की पे दबाव डाला गया ताकि यूनान को आजाद कीजिए। उसके बाद हालांकि आजाद नहीं हुआ, 1829 में यानी कि 2 साल बाद फिर से एक संधि हुआ। संधि का क्या नाम था? एड्रियानोपुल की संधि। ठीक है। और उसके बाद 29 के बाद 3 साल बाद फिर से एक संधि होता है 1832 ईस्वी में। 1832 ईस्वी में अब इसको हम लोग बोलते हैं कस्तूनतुनिया की संधि। कस्तूनतुनिया की संधि, कस्तूनतुनिया की, ये 1832 ईस्वी में कस्तूनतुनिया की संधि होता है। और फाइनली 1832 ईस्वी में यूनान को स्वतंत्र घोषित कर दिया जाता है। घोषित कर दिया जाता है मतलब ये यूनान अब क्या हुआ? राजा सॉरी यूनान क्या हो गया? स्वतंत्र हो गया। किससे? तुर्की से। एक बात बताओ भैया, जब यूनान फिर से स्वतंत्र हुआ तो एक राजा चाहिए ना, तो राजा बनाया गया आटो को। किसको बनाया गया? अब चलाने वाला टेम्पो में समझना, आटो को बनाया गया राजा, बनाया गया राजा। यानी कि जब यूनान 1832 में एकदम स्वतंत्र हो गया तुर्की से, तो वहां का फिर राजा बना। और राजा कौन बना? आटो। आटो को वहां पे राजा बना दिया गया। तो ये था यूनान की स्वतंत्रता की कहानी। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, यहां से क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन को हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का वर्णन करें। आंदोलन का वर्णन करें। अब बताओ यूनान में भाई स्वतंत्रता आंदोलन कैसे हुआ? ये तो कहानी की तरह समझ में आ गया ना? लिख देगा ना? थोड़ा सा हीट कर देते हैं, मतलब लिखना कि प्राचीन यूनान का अपना एक अतीत गौरव मन रहा है। मतलब कि यूनान एक बहुत ही समृद्ध देश था। यहाँ पे लोग क्या करते थे? आते थे और शिक्षा लेके अपने देश में जाकर क्या करते थे? विकास करते थे। क्योंकि यह ज्ञान, कला, साहित्य, संस्कृति के मामले में बहुत आगे था। ये बहुत ही अच्छा देश था। मतलब ऐसे आंसर में लिखना है। तो इसमें देश ने दूसरे देश पर अपना अधिकार पाकर अपना विकास कर रहे थे। मतलब कि यहाँ आते थे और यहाँ से सीख के अपने देश में जाते थे और विकास करते थे। लेकिन गलती से तुर्की क्या करता है? बगल में रहता है और यूनान को क्या करता है? कब्जा कर लेता है। कब्जा के बाद का कहानी तुम लोग को माइंड में चल ही रहा है। फिर क्या हुआ? यूनान को आराम से कब्जा कर लिया तुर्की। लेकिन तुर्की धीरे धीरे क्या हुआ? कमजोर पड़ने लग गया। 18वीं शताब्दी तक तुर्की को यूरोप का मरीज कहने लगा। तो कुछ दार्शनिक लोग थे जो कि यूनान के राजा को समझाने गए।
तो यूनान क्या करता है, एक गुप्त संगठन बनाता है जो कि नाम था गुप्त संगठन का क्या, इथेरिया फिलाई। हालांकि इस संगठन का मेन मकसद था कि तुर्की पे हमला करना। हालांकि ये बात यूरोप के बाहर लीक हो जाता है और 1821 ईस्वी में अलेक्जेंडर हिप्सलांटी आगे आता है युद्ध के लिए, जिसमें मेटरनिक को पता लग जाता है। मेटरनिक रूस के पास आता है कि आप तुर्की को मदद कीजिए। तो इस तरीके से क्या होता है, फिर यूनान में और तुर्की में युद्ध होता है, जिसमें एक इंग्लैंड के एक अच्छे लेखक लॉर्ड बायरन की हत्या हो जाता है। तो इंग्लैंड के लोग क्या होते हैं और भटक जाते हैं। तो उसके बाद 1827 ईस्वी में एक संधि होता है जिसमें रूस, ब्रिटेन और फ्रांस शामिल होता है। इस संधि का मकसद था यूनान को तुर्की से आजाद करना। फिर से एक 1829 ईस्वी में एक संधि होता है, उस संधि का नाम था एड्रियानोपुल की संधि। इसमें भी यही मकसद था कि आप यूनान को आजाद कीजिए। फिर फाइनली 1832 ईस्वी में एक और संधि होता है, इस संधि का क्या नाम था, कस्तूनतुनिया की संधि। और फाइनली 1832 ईस्वी में यूनान को आजाद कर दिया जाता है। वहां का राजा कौन बनता है, आर्थर। इस तरीके से ये क्वेश्चन का आंसर लिख देना है। लेकिन 1848 में क्रांति है, तो ये तो 1848 पहले ही हो गया। हाँ, ये पहले ही होता है, जैसे कराना उसने बताएंगे। यहाँ पे ऐसे कंफ्यूज होगा, ऐसे कंफ्यूज होना नहीं है। तो ये समझ में आ गया ना कि भैया यूनान की स्वतंत्रता की कहानी क्या था, यूनान कैसे स्वतंत्र हुआ, समझ में आ गया ना। किसको डाउट है, तो डन करो। सर करके